जय श्री कृष्ण दोस्तों स्वागत है आपके कंपनी लॉ के लेक्चर में। और हम आज शुरू करने जा रहे हैं फॉरेन कंपनी। तो इस चैप्टर में भी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं सर? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, उसके ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट, वो सब हम ख़त्म कर चुके हैं। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी नाम से ही ऐसा लग रहा है कि सर जो इंडिया का नहीं है या इंडियन एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है या कहीं बाहर की कंपनी है। तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। क्या आपने कभी किसी फॉरेन कंपनी के साथ काम किया है या फॉरेन कंपनी से कुछ परचेज किया है? तो वो भी देख लेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 242 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड। वो कहाँ रजिस्टर्ड है? वो रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया। सर वो तो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? इंडिया में। वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, या तो उसका खुद का है या फिर उसके एजेंट हैं। फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या तो फिजिकली उसने अपना एक स्टोर खोला हुआ है, किसी एजेंट को अपॉइंट किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाई ई कॉमर्शियल वेबसाइट से थ्रू काम हो रहा है। कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, और कोई बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में काम कर रहा है। मतलब कोई भी ऐसा काम जो बिजनेस से रिलेटेड है वो इंडिया में कर रहा है। इन एनी सच मैनर द एक्सप्रेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीन्स दैट कवर ऑल दोज कंपनी विच आर ऑपरेटिंग ऑनलाइन ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म सच एज अमेजन और फ्लिपकार्ट। फॉरेन कंपनी है ये, बाहर रजिस्टर्ड हुई है बट इंडिया में ऑपरेट कर रही है, इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कर रही है, ऑनलाइन कर रही है। हम और आप सारे अमेजन फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाते हैं, है ना। ये जबकि है तो विदेशी कंपनी। तो ये सारा का सारा डेफिनेशन था ये अपने फॉरेन कंपनी का। तो सर क्या क्या हमने देखा? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, पहला पॉइंट। सेकेंड चीज़, वो इंडिया से बिजनेस कर रहा है। थर्ड चीज़, बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रहा है, खुद कर रहा है या एजेंट के थ्रू कर रहा है, फिजिकल मैनर में कर रहा है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कर रहा है ना, ऑनलाइन कर रहा है। तो ये सब फॉरेन कंपनी कहलाएगी। सर आगे देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू फॉरेन कंपनी। क्या देख रहे हैं हम? एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू फॉरेन कंपनी। कौन कौन से प्रोविजन फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल होंगे सर? अब वो भी तो हमें पता होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट का कौन कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। काम तो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं ये लोग, कहीं और रजिस्ट्रेशन लेके इंडिया में काम कर रहे हैं। सेक्शन 382, 382, 386 and section 392 and 393 shall apply to all foreign companies said that central government may by order published in the official gazette exempt any class of foreign company specified in the order। मतलब ये कि जो प्रोविज़न है सेक्शन 380 से लेके 386 सेक्शंस कंपनीज एक्ट 2013 के 392 और 393 है, वो सब फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं कि भाई चलो ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा या ये थोड़ी सी डिस्काउंट दे, ये मतलब एग्जिम्पशन दे देते हैं, इस टाइप से ना। ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी गई है। नाउ सेकेंड, वेयर नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस इक्विटी, इक्विटी और पार्टली प्रेफरेंस ऑफ अ फॉरेन कंपनी इज हेल्ड बाई वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया or by one or more company body corporated incorporated in India, whether single or in aggregate, such company shall comply with the provision of the act may be prescribed with regard to the business carried on by it in India as if it were a company incorporated in India। तो ये सर ये क्या कह रहे हैं? अगर कोई भी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, उसके पेड अप शेयर कैपिटल में नॉट लेस देन 50%, मतलब कम से कम 50% अगर किसी इंडियन सिटीजन ने, अगर किसी इंडियन कंपनी ने होल्ड किया है, ठीक है, चाहे वो इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर्स है, उस सब में अगर कम से कम 50% है, अगर वो किसी इंडियन सिटीजन ने होल्ड किया या इंडियन कंपनी ने होल्ड किया है, एक से ज़्यादा एग्रीगेट, सिंगल या एग्रीगेट 4-5 कंपनियों ने मिला के, 4-5 इंडियन कंपनियों ने मिला के अगर उसमें 50% तक, मिनिमम 50% अगर शेयर होल्ड कर लिया है, ठीक है, तो उस पर उसको क्या करना होगा? ऐसे कंपनीज को ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट ETC टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनी और ऑब्लिगेशन ऑफ ए फॉरेन कंपनी। सर क्या क्या देना होगा रजिस्ट्रार को? फॉरेन कंपनी क्या क्या देगी? फर्स्ट,
Within 30 days of the establishment of its place of business in India by foreign company, it have to deliver some document to the registrar for registration. These documents are under. मतलब जैसे ही वो इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस फॉरेन कंपनी ओपन करती है तो 30 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्स देना होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जोन वाइज बटे होते हैं। अगर आप जिस जोन में उसमें ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी पता करना होगा, फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। सर क्या क्या देना होगा? ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर, स्टैट्यूट्स और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी और अदर इंस्ट्रूमेंट कंस्टिट्यूटिंग and defining or elaborating the constitution of the company, and if the instrument is not in the English language then a certified translation thereof the English language। मतलब उस कंपनी के जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, उसका जो स्टैट्यूट है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है उस कंपनी का, जो रूल एंड रेगुलेशंस है, वो सब यहाँ के ROC में, रजिस्ट्रार ऑफिस में, कंपनी के ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। जिस दिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में ओपन कर रहे हो उससे 30 दिन के अंदर अंदर। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, मान लो कोई रसिया की कंपनी है और उसके सारे पेपर्स रसियन में, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो कि हम तो रसियन जानते नहीं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको देना पड़ेगा ROC में। नाउ बी द रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड कॉपी मतलब क्या होता है कि सब पे अपने साइन करेगा, ठीक है। द रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनीज फुल एड्रेस रिक्वायर्ड। जो भी आप कंपनी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में ओपन हो रहा है, वो कंपनी क्या करेगी, अपने फॉरेन कंपनी में, जो फॉरेन में जहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्लेस है, उसकी पूरा एड्रेस प्रोवाइड करेगी यहाँ के ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। प्रिस्क्राइब लिस्ट ऑफ डायरेक्टर बताएगी। कंपनी सेक्रेटरी कौन है कंपनी का, उसका नाम भी बताएंगे। विच कंटेन्स नेम एंड एड्रेस ऑफ वन मोर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन बंदे हैं उस कंपनी से कनेक्टेड, उनका नाम, एड्रेस सब चाहिए। who are authorized to accept on behalf of the process of the company's service any notice or other document। अगर कंपनी को कोई नोटिस देना है तो इंडिया में जिस बंदे को अपॉइंट किया है आपने, जो आपके बिहाफ पे नोटिसेज लेगा, उसकी भी सारी डिटेल दे दो। नाउ द फुल एड्रेस ऑफ द कंपनी इन इंडिया विच इज़ डीम्ड टू बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। जो इंडिया में उस कंपनी का फुल एड्रेस होगा वही मान लिया जाएगा, यही इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है। ई पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और एन अर्लियर ओकेजन, और मतलब जो भी ओपनिंग हुए हैं या फिर क्लोज हुआ है प्लेस ऑफ बिजनेस, वो सब आपको ROC को बताना पड़ेगा कि ये मैंने ऑफिसेज ओपन किए हैं, ये मैंने ऑफिसेज क्लोज किए हैं। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इंडिया हैज़ इवन बीन कन्विक्टेड और डिबार्ड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज एंड मैनेजमेंट इन इंडिया और अब्रॉड। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा डायरेक्टर्स के बारे में कि ये डायरेक्टर्स ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं, पहले ये थे अब नहीं रहेंगे। जो भी चेंजेस हो रही है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, वो सब आप ROC को दोगे, रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस को, कंपनी के ऑफिस को दोगे। जी एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज में भी प्रिस्क्राइब, कुछ और इन्फॉर्मेशन है रिक्वायरमेंट, वो भी देना पड़ेगा। तो सर कुछ और क्या देंगे, देख लेते हैं। सेक्शन 592(1) ऑफ दी, एक मिनट देख लेते हैं, कैमरा तो वर्किंग है, यस अभी तो है वर्किंग। सेक्शन 592(1) of the Companies Act 1956, every foreign company existing at the commencement of this act shall, if it has not delivered to the registrar before such commencement of the document and particularly specified in section, continue to be subject to the obligation or responsibility to deliver those documents in accordance with that act। अगर फॉरेन कंपनी पहले से ही काम कर रही है एक्ट में और उसने अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, रजिस्ट्रार ऑफिस को देना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है, कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, देना ही पड़ेगा। थर्ड, इफ़ एनी अल्टरेशन इज मेड अकर्स, अगर कोई भी आप अल्टरेशन कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स में जो आप ऑलरेडी ROC को सबमिट कर चुके हो, फिर बाद में कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर आप दोगे, सबमिट करोगे फिर से। इफ़ एनी अल्टरेशन इज मेड और अकर्स इन द डॉक्यूमेंट विच इज़ डिलीवर टू द रजिस्ट्रार अंडर दिस सेक्शन, जो ऑलरेडी आप डिलीवर कर चुके हो, द फॉरेन कंपनी शैल विद इन 30 डेज ऑफ सच अल्टरेशन और चेंजेस, जब भी अल्टर कर रहे हो, जब भी चेंज कर रहे हो किसी भी चीज़ में, तो 30 दिन के अंदर अंदर डिलीवर करो टू द रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्ट्रेशन अ रिटर्न कंटेनिंग द पर्टिकुलर ऑफ द अल्टरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। मतलब जो भी आपने अल्टरेशन किया है वो सारी की सारी आप डिटेल दोगे। सर वो सब तो देख लिया हमने। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के क्या क्या अकाउंट्स होंगे। फर्स्ट, एवरी फॉरेन कंपनी शैल इन एवरी कैलेंडर ईयर, क्या है, एवरी कैलेंडर ईयर make out a balance sheet, profit and loss account in such form which containing such particular and including or having annexed or attached thereto
सच डॉक्यूमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब। हर फॉरेन कंपनी हर कैलेंडर ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएगी, अनेक्सर्स उसके तैयार कर लेंगे जो भी लॉ में लिखा गया। बी नीड टू डिलीवर अ कॉपी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार। इन सारे की एक कॉपी किसको देनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट इन केस ऑफ एनी फॉरेन कंपनी और क्लास ऑफ फॉरेन कंपनी द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज ए शैल नॉट अप्लाई और शैल अप्लाई सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाने से छूट दे सकती है वो नोटिफिकेशन के थ्रू। वही पॉइंट नंबर बी में लिखा गया। नाउ सेकंड, इफ़ एनी सच डॉक्यूमेंट एज इज मेंशन इन सबसेक्शन 1, जो भी सबसेक्शन 1 में जो डॉक्यूमेंट्स बनाए मेंशन किए गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के बारे में, इज नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, देयर शैल बी अनेक्स टू बी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन देयर ऑफ इन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में सर्टिफाइड ट्रांसलेट करके सर्टिफाइड कॉपी देने की ज़रूरत है। नाउ थर्ड, every foreign company shall send to the registrar along with the documents required to be delivered to him under subsection 1 a copy of list in the prescribed form of places of business established by the company in India as the date with reference to which balance sheet referred। मतलब जिस डेट की बैलेंस शीट आप सबमिट करोगे ना, उस दिन प्लेस ऑफ बिजनेस जितने भी हैं आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताओगे। तो वो सारे के सारे यहाँ पे कवर्ड हमने कर लिए। तो अब नाम को लेकर क्या है सर, जैसे नाम में हम प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड लिखते हैं, क्या ऐसे ही हम फॉरेन कंपनी के केस में भी कुछ करेंगे क्या? तो देखो, डिस्प्ले ऑफ नेम ईटीसी ऑफ फॉरेन कंपनी, एवरी फॉरेन कंपनी शैल, मतलब जितने भी फॉरेन कंपनी उनको क्या करना होगा? कॉन्स्पिक्यूअसली एग्जिबिट ऑन द आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस और प्लेस वेयर इट कैरीज ऑन बिजनेस इन इंडिया द नेम ऑफ द कंपनी and the country in which it is incorporated in letters easily legible in English character and in the characters of the language or one of the language in general use in the locality in which the office or place is situated। भैया आप जहाँ के भी रजिस्टर्ड हो, किसी भी कंट्री में रजिस्टर्ड हो, इंडिया में जहाँ आप काम कर रहे हो उस कंपनी के बाहर इंग्लिश लैंग्वेज में और वहाँ के लोकल लैंग्वेज में अपना नाम मेंशन करोगे। इटली के हो, रसिया के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रांसलेट करो उसको अपने नाम को और इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ के लोकल लैंग्वेज में आपको डिस्प्ले करना होगा अपना नाम। ये सारी चीज़ें। बी कॉज द नेम ऑफ द कंपनी एंड ऑफ द कंट्री, किस देश में है वो भी बताना पड़ेगा। इन विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड टू बी स्टेटेड इन लेजिबल इंग्लिश कैरेक्टर इन ऑल बिजनेस लेटर्स, बिल हेड्स, लेटर पेपर, ऑल नोटिसेज, ऑल अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन। मतलब आप इंडिया में जहाँ भी ऑपरेट कर रहे हो, अगर जितने भी लेटर हेड हैं, जितने भी नोटिस हैं, जितने भी पेपर्स हैं आपके, वो सारे के सारे इंग्लिश कैरेक्टर में, इंग्लिश में बनने चाहिए। ठीक है। इफ़ द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड कॉज नोटिस ऑफ दैट फैक्ट, अगर लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड है तो क्या होगा? फर्स्ट, टू बी स्टेटेड इन एवरी सच प्रोस्पेक्ट, तो सभी प्रोस्पेक्टस में बात लिखी जाएगी। एंड इन ऑल बिजनेस लेटर्स, बिल हेड्स, लेटर पेपर, नोटिस, एडवर्टीजमेंट एंड अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द कंपनी इन लेजिबल इंग्लिश कैरेक्टर। मतलब जितने भी बिजनेस लेटर, प्रोस्पेक्टस सब में लिखा जाएगा, नोटिस में लिखा जाएगा भाई अगर कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी अगर लिमिटेड है तो जितने भी नोटिस बनेंगे ऐसी कंपनीज के सब इंग्लिश कैरेक्टर में बनेंगे, प्रोस्पेक्टस इंग्लिश में बनेगा, एडवर्टीजमेंट इंग्लिश में बनेगा, लेटर पेपर इंग्लिश कैरेक्टर में बनेगा। ये सब इसलिए ताकि भाई इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो आप, लोगों को समझ में तो आना चाहिए आप कहाँ के हो, कहाँ क्या कर रहे हो अपना काम। नाउ सेकंड, टू बी कॉन्स्पिशियसली एग्जिबिट ऑन द आउटसाइड of every office or place where it carries or business in India in English legible English character and also legible character of the language or one of the language in general use in the locality in which the office or place is situated। बार बार फोकस एक ही चीज़ है भाई, इंग्लिश में बताओ, कुछ भी बताना है इंग्लिश में बताओ। जितने भी आपकी एग्जीबिशन हो रही है, जितने भी आउटसाइड आपके ऑफिसेज हैं इंडिया में कहीं भी, वो इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में सारी डिटेलिंग होनी चाहिए। तो ये दोस्तों था सारा का सारा फॉरेन कंपनी से रिलेटेड। लेकिन एक और है सर, सर्विस ऑफ नोटिस ऑन फॉरेन कंपनी। अगर फॉरेन कंपनी पे अगर नोटिस देना हो तो इंडिया के प्लेस पे ही दे देंगे या फिर उस रजिस्टर्ड कंट्री में जाना पड़ेगा? नहीं,
Any process or notice or other document required to be served on a foreign company shall be deemed to be sufficiently served. वो मान लिया जाएगा sufficiently कि भैया सर्व हो चुका है if addressed to any person whose name and address have been delivered to the registrar under section 380 and left at or sent by post to the address which has so delivered to the registrar or electronic. मतलब जब आपने ROC को इंडिया के पर्सनस की डिटेल दी होगी कि मेरे ये बंदे काम करने वाले, अगर उन बंदों को भी दे दिया गया तो मान लिया जाएगा हमने फॉरेन कंपनी को नोटिस इशू कर दिया। तो ये सारा का सारा जो भी पॉइंट था दोस्तों, वो हमारा पॉइंट था फॉरेन कंपनी से रिलेटेड, जिसको हमने पढ़ा है, जिसको हमने समझा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डिवेंचर्स, एनुअल रिटर्न, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड दियर इंस्पेक्शन। सर ये क्या है? ये जितने भी लॉ हैं डिवेंचर से रिलेटेड, एनुअल रिटर्न से रिलेटेड, रजिस्ट्रार ऑफ चार्ज से रिलेटेड, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, क्या ये भी फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल होंगे? तो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 77 शैल अप्लाई मुटाटिस मुटांडिस। ये मुटाटिस मुटांडिस का मतलब होता है एज इट इज़। क्या होता है? एज इट इज़, बिल्कुल सेम डिट्टो। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 शैल अप्लाई मुटाटिस मुटांडिस टू फॉरेन कंपनी। जो सेक्शन 71 में जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ एप्लीकेबल हो जाएंगी गवर्नमेंट फॉरेन कंपनी को भी, सेम एज इट इज़, मुटाटिस मुटांडिस। नाउ सेकेंड, the provision of section 92 shall subject to such exception, modification, adaptation as may be made therein by rule made under this act apply to a foreign company as they apply to a company incorporated India। जो भी सेक्शन 92 की प्रोविज़न है फॉरेन कंपनी पे वैसे ही एप्लीकेबल होंगे जैसे कि कोई इंडियन कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। थर्ड, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 128 शैल अप्लाई टू अ फॉरेन कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ रिक्वायरिंग इट टू कीप एट its principal business of India the books of account referred to in that section with respect to monies received or spent, sale or purchase and asset and liability in the course and relation to business India। भैया इंडिया से रिलेटेड जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, सेल, परचेज, असेट, लाइबिलिटी, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो आप वहाँ प्लेस ऑफ इंडियन प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आपको रखना पड़ेगा। 4, द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 शैल अप्लाई मुटाटिस मुटांडिस। फिर से वही वर्ड आ रहा है मुटाटिस, एज इट इज़ वाला, टू चार्ज ऑन द प्रॉपर्टीज विच आर क्रिएट और रिक्वायर्ड बाय द फॉरेन कंपनी। जो भी चार्ज वाले प्रोविजन है, अगर फॉरेन कंपनी ने भी सारे प्रॉपर्टीज़, अगर प्रॉपर्टीज़ बदले कोई लोन लिया है, चार्ज क्रिएट किया गया, तो वो एज इट इज़ यहाँ भी प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 14 शैल अप्लाई मुटाटिस मुटांडिस टू द इंडियन बिजनेस ऑफ अ फॉरेन कंपनी एज दे अप्लाई टू अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। मतलब वही है कि चैप्टर 14 की भी प्रोविजन फॉरेन कंपनी पे वैसे ही अप्लाई हो जाएंगे जैसे कि इंडियन कंपनी पे अप्लाई हो जाते हैं। तो ये हमने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले ली कि सर कौन कौन से प्रोविज़न और हैं जो नॉर्मल जो इंडियन कंपनी पे एप्लीकेबल है वो फॉरेन कंपनी पे भी एप्लीकेबल होंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं कि फ़ीस, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। उसके बाद कुछ कंट्रावेंशन है कि अगर कुछ गलती हो जाती है तो क्या फ़ीस पेनल्टी लगेगी। तो वो पॉइंट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। आगे के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, आगे के लेक्चर्स में फ़ीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इंटरप्रिटेशन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।